This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः कार्तिक कृष्ण दशमी दिनांक 10 डिसेंबर 2020 माधव निदान मधुकोष्ठिका शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढधामाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्रेच्छत्नं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। केवलं निदानात् नात्र केवलं निदानात् न व्याधिदहनं भवति इति पूर्वरूपादीनाम् उपादानम् इति वाक्यचन्द्र। तो केवल निदान से व्याधि ज्ञान नहीं होता है और इसलिए पूर्व रूप वगैरह का भी ग्रहण करना चाहिए, ऐसा वाक्यचन्द्र का मत है। असति पूर्व रूपाभिधाने तत्रोक्तः क्रिया विशेषो न संयुज्यते। अब अगर पूर्व रूप नहीं बताया गया तो वहां पे जो क्रिया विशेष जो विशेष चिकित्सा बताई गई है उसकी प्राप्ति नहीं होगी, उसका संघटन नहीं होगा। उत्तमी चरके ज्वरस्य पूर्व रूपे लघुवचनम अपतर्पणम वा, कि ज्वर के पूर्व रूप में लघुवचन या अपतर्पण इस प्रकार का करना चाहिए। तो अगर पूर्व रूप ही मालूम नहीं है ज्वर का तो ये चिकित्सा विशेष जो वहां पे देनी है वो हम नहीं दे सकते हैं इस प्रकार से। तो तथा च सुश्रुते वातिक ज्वर पूर्व रूपे वृतपान, और सुश्रुत में वातिक ज्वर पूर्व रूप अगर है तो घृतपान देना है, तो ये भी एक अलग है। तथा असाध्यत्वम न उपलब्धेत, हाँ, और उसी तरीके से असाध्यत्व का भी पता नहीं चलेगा, वो भी मालूम नहीं होगा। उक्तञ्च चरके पूर्वरूपाणि सर्वाणि जरोक्तानि अतिमात्रया यं विशन्ति विशत्येन मृत्युर्ज्वरपुरस्सरः विशन्त्यनेन मृत्युर्ज्वरपुरस्सरः। तो ज्वर में उक्त सभी जो पूर्व रूप है वो अति मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में यम विशंति, हाँ, यम नरम विशंति, जिस मानव में प्रवेश करती है, एनम मृत्यु ज्वर पुरस्सरः मृत्यु विशति, तो उसमें ज्वर जिसके आगे है इस प्रकार का मृत्यु भी प्रवेश करता है, तो निस्संशय उसका मरण हो जाता है जब भी सभी पूर्व रूप इस प्रकार से और अति मात्रा में इस प्रकार से ज्वर के अगर रहेंगे तो ज्वर जिसके आगे है इस प्रकार का मृत्यु भी उस शरीर में प्रवेश करता है।
अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वरूपाणि यं नरं विशन्त्यनेन कल्पेन तस्यापि मरणं। और सिर्फ ज्वर के बारे में ही नहीं, दूसरे रोग के भी सभी पूर्व रूप इसी प्रकार से अनेन कल्पेन विशन्ति, नरम नरम विशन्ति, इसी प्रकार से मनुष्य में प्रवेश करती है। तस्यापि वर्णन ध्रुवम, उसका भी मृत्यु निश्चित इस प्रकार का है। तो पूर्व रूपों के आधार पर अगर जो भी चिकित्सा वहां पे बताई गई है, वो अगर पूर्व रूपी हमें मालूम नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे। ये एक चीज इस प्रकार की है। और असाध्यत्व के बारे में भी पता नहीं चलेगा। अगर सभी पूर्व रूप बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है तो ये पृष्ठ सूचक इस प्रकार का है, तो मृत्यु सूचक इस प्रकार का है। तथा रक्तपित्त प्रमेहयोः विशेष ज्ञानम च न जायते उक्तम च चरके। और उसी प्रकार रक्तपित्त और प्रमेह इनमें विशेष ज्ञान नहीं होता अगर पूर्व रूप के बारे में पता नहीं है तो। उत्तम च चरके हारिद्र वर्णम रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेह से पूर्व रूपे यो मूत्र तन्न वदेत प्रमेह रक्त से पित्त से ही सब प्रकोप। कि हारिद्र वर्ण या रक्त वर्ण मूत्र बिना प्रमेह से पूर्व रूपे, प्रमेह के रूप और पूर्व रूपों के बगैर अगर दिखाई दे रहा है तो यो मूत्र ये तन्न वदेत प्रमेह, तो उसको प्रमेह नहीं कहना चाहिए, रक्त से पित्त से ही सब प्रकोप, उसको रक्त पित्त ही समझ लेना चाहिए। तो यहाँ प्रमेह के पूर्व रूप एक क्रुशियल पॉइंट है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अगर प्रमेह के पूर्व रूप साथ में है तो ये प्रमेह है, और अगर पूर्व रूप नहीं है इसके साथ में तो ये रक्तपित्त ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि पहले क्या हुआ था, ये जब हम पूछ लेते हैं और उसमें किसी के पूर्व रूप का पता चलता है, हाँ ये दंतादि नाम बलाढ्य पानी वगैरह इस प्रकार के हुए थे, तो पता चलता कि अरे चलो ये प्रमेय है इस प्रकार से। तो पूर्व रूप है या प्रमेय है या और कोई व्याधि है, इसके बारे में जब सोचना पड़ता है तो पूर्व रूप अगर स्पष्ट है उस समय में तो उसके आधार पर कर सकते हैं, और पूर्व रूप नहीं है तो भी ये रक्तपित्त जैसे विकार के लिए उपयुक्त इस प्रकार का रहेगा। हाँ, तो प्रमेह और पूर्व रूप रक्तपित्त, ये खासियत है कि प्रमेह के पूर्व रूप होना या नहीं होना। प्रमेह के पूर्व रूप है तो प्रमेह लग समझ लेना चाहिए, प्रमेह के पूर्व रूप नहीं है तो रक्तपित्त ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये इसी प्रकार की दिक्कतें रक्तपित्त और रक्त प्रदर इसमें भी हो सकती है कि योनि मार्ग से बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है, सामान्यतः निदान रक्त प्रदर इस प्रकार का होता है लेकिन ये रक्तपित्त भी हो सकता है। तो वासा इसका परम औषध है रक्तपित्त का, तो वासा का प्रयोग करेंगे और ये रुक जाएगा तो समझ पाएंगे कि ये रक्तपित्त है इस प्रकार से। नहीं रुका तो ये रक्त प्रदर है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। यहाँ गणेश शास्त्री जोशी जी के यहाँ एक इसी प्रकार की औरत थी, और ऐसा ब्लीडिंग बहुत होता था। हाँ, और गणेश शास्त्री जोशी कहीं बाहर गाँव गए थे, तो फिर से पीरियड्स आए और बहुत ब्लीडिंग होने लगी। तो उस समय ये हिस्टेक्टमी नई प्रचलन में आई थी। एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा अब कोई चारा नहीं है दूसरा, हम हिस्टेक्टमी करवा देंगे। फिर हिस्टेक्टमी हो गई, और वो होने के बाद वो फिर से गणेश शास्त्री जोशी जी के पास पहुंची जब वो वापस आए तो उन्होंने बोला कि तुमने बड़ी भूल की है, ये रक्त प्रदर नहीं था कि जो हिस्टेक्टमी से बंद हो जाए। मेरा निदान रक्त पित्त है, और यहाँ से नहीं तो दूसरे किसी मार्ग से वो आरंभ होगा। और वैसा ही हुआ, अब गुदगत रक्तस्राव होने लगा और उसको बचा नहीं पाए, उसकी मौत हो गई। तो ये किसके आधार पर उन्होंने निश्चय किया कि रक्त पित्त है और रक्त प्रदर नहीं है? मार्गात मार्गम इस प्रकार का रक्त पित्त के बारे में बताया गया है कि एक मार्ग से दूसरे मार्ग में चला जाता है। तो इस प्रकार जाता है तो भी असाध्य बताया गया है, ये भी एक
चीज है उसमें। और फिर रक्त प्रदर सिर्फ गर्भाशय से रिलेटेड रहेगा। रक्त पित्त गर्भाशय हो, मूत्राशय हो या पक्वाशय गुद इस प्रकार का हो, उन सभी से जुड़ा हो सकता है। और फिर अगर हमारा निदान रक्तपित्त है तो उसके बारे में बहुत सजग इस प्रकार का होना चाहिए। अभी एलोपैथी में ये जो मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम इस प्रकार से करते हैं कि यूटेरस निकाल दिया, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए, गॉल ब्लैडर निकाल दिया इस प्रकार से वो धन्यता मानते हैं कि बस हमने पूरी तरीके से ट्रीटमेंट कर दी है और अब कोई आगे होने वाला नहीं है। ये वास्तव में बड़ी भूल है, क्योंकि उसकी जो संप्राप्ति है, उसका जो कारण है, वो नहीं देखा जाता। और फिर ये बड़ी दिक्कत आगे हो जाती है, दूसरे किसी फॉर्म में वो उभर आता है, कैसे जिससे किसी रोग के जरिए उभर आता है। ये जो जामनगर के वैद्य, वो बार बार एक कहानी सुना करते थे, बता करते थे कि अर्श था, श्रावी अर्श था, उसका ऑपरेशन हो गया, अच्छा ऑपरेशन हुआ, और फिर बाद में कामला हो गई और वो कामला ठीक नहीं हो रही थी तो 2 महीने तक वो भटकता रहा पेशेंट, बहुत जगह पे गया, फिर इनके पास आया। तो उन्होंने जब ये सुना कि ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद में कामला हो गई, तो उन्होंने चरक के सूत्र के आधार पर अशुद्ध रक्त शरीर में रह गया और उसके जरिए कामला हो गई। उसमें जो दिस बताई गई है, अशुद्ध रक्त का धारण किया जाता है तो क्या क्या होता है, उसमें कामला भी है। तो वो संप्राप्ति भंग नहीं हुई है ऐसा मानकर उसको अर्शक उठार दिया और अर्शक उठार से उसकी कामना ठीक हो गई। तो ये बार बार मैंने 3-4 बार उनसे एक केस सुनी है तो ये बात ध्यान में रखनी है कि पहले क्या व्याधि हुए थे और उसकी संप्राप्ति का भंग हुआ या नहीं हुआ, इस प्रकार से अभी सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए संप्राप्ति का भंग करने का कोई सवाल ही नहीं है एलोपैथी में। हाँ, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ दे दिया, मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम कर दिया कि बस वो धन्य हो गए, पेशेंट भी धन्य हो गया, इस प्रकार की अभी स्थिति ज्यादा है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा जो इस प्रकार का रहना पड़ेगा। असति रूपाभिधाने व्याधे अशेषेण स्वरूपमेव न व्यवच्छिद्यते। अगर रूप नहीं बताए गए तो व्याधि का अशेष इस प्रकार का रूप ही नहीं पता चलता है, उसका व्यवच्छेद नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी अहम इस प्रकार की बात है कि अशेष विशेषण, कोई भी विशेष को छोड़े बगैर, सीपी शुक्ला सर का केस, आई थिंक यस सीपी शुक्ला, मैं अभी नाम रिमेम्बर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सीपी शुक्ला की केस है तो अशेष विशेषण स्वरूप में वह न्याय। अभी फिलहाल परिस्थिति ऐसी हुई है कि रूप का पता ही नहीं है, रूप है ही नहीं, और बीमारियां हैं, डायग्नोसिस एलोपैथी में कर दिया है, और फिर उसके आधार पर कुछ चिकित्सा चलती रहती है, और कोई भी ये नहीं सोचता कि जिस व्याधि का रूप ही नहीं है उसको चिकित्सा कैसे दी जा सकती है। हाँ, इसमें 2-3 मुद्दे बहुत अहम इस प्रकार के हैं। हाँ, एक ऐसी स्थिति रहती है कि अभी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इनका काफी बोलबाला है, और उसी के आधार पर हाँ, निदान होता रहता है, और उसी के आधार पर कुछ चिकित्सा वगैरह दी जाती है। पहले जमाने में 30-40 बरस पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस यही सबसे अहम था और उसी को मुख्य माना जाता था। मैंने सुना है काफी बुजुर्गों से कि अगर आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस और पैथोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस जुड़ता नहीं है, मिलता जुलता नहीं है, तो रिलाय ऑन क्लिनिकल डायग्नोसिस, इसमें मत बह जाओ, पैथोलॉजिकल या इस प्रकार के डायग्नोसिस में मत बह जाओ। राम भोसले की एक अजीब केस है एक वॉइस रॉय की अ, ये भारिया या वाइफ
उसको उरू में फ्रैक्चर था, ऐसा एक्सरे दिखा रहा। उस समय एक्सरे का टेक्निक बहुत नया था। और फिर इनको बुलाया गया वो फ्रैक्चर के लिए। तो उन्होंने हाथ से फील किया, एक्सरे देखा, हाथ से फील किया, एक्सरे किया, देखा। तो वॉइस रॉय देखता रहा। तो बोला व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो राम बोस ने जवाब दिया कि एक्सरे शोज दैट देयर इज अ फ्रैक्चर बट माय फिंगर्स से दैट देयर इज नो फ्रैक्चर। अब ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। ये एक ब्रिटिश वाइसरॉय है, ब्रिटिश सत्ता है, और उस समय में उसके पत्नी के बारे में इस प्रकार से विधान करना। तो वाइसरॉय ने पूछा, फिर आपका कहना क्या है, व्हाट इज करेक्ट, माय फिंगर्स। ये भी उनका बहुत कॉन्फिडेंट जवाब था कि मेरे हाथों का जो कहना है कि फ्रैक्चर नहीं है वही सही है, और वही सही निकला। तो उस जमाने में कहा करते थे कि अगर इसमें मिसमैच है तो अपने क्लिनिकल डायग्नोसिस पर भरोसा रखो और उसी के आधार पर चलो। हाँ। लेकिन जिस तरीके से इसमें स्टैंडर्डाइजेशन होता गया, इसमें और सूक्ष्म सूक्ष्म भेद समझ में आने लगे, उसका ज्यादा श्रेय कैंसर को दिया जाता है कि कैंसर में सेल बायोलॉजी, कैंसर के जरिए सेल बायोलॉजी बहुत डेवलप हुई और प्राकृत सेल के बारे में काफी चीजें मालूम पड़ी इस प्रकार से। तो अभी स्थिति ऐसी रही है कि जो चीजें हम देख नहीं पाते हैं वो हमें इस प्रकार के पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से या बाकी इन्वेस्टिगेशन से हम पता लग जाता है। अभी हाल ही में एक केस मैंने पुदरस में एडमिट की थी। एक्चुअली वो डायरेक्टली ज्योति मुंदरगी ने मेरे पास भेज दी। हाँ, उसने भी देखी नहीं थी। और 83 बरस की उम्र थी और कामला हुई थी। हाँ। तो मैंने कहा कि एक बार सोनोग्राफी करवा लेते हैं। हाँ। तो सोनोग्राफी करवाने पर पता चला कि बड़ा ट्यूमर है, लीजन है लीवर में। और मूल ट्यूमर पैंक्रियाज में है। तो फिर ये CA 19.9 टेस्ट करवाई। तो पता चला कि CA 19.9 12,000 से आगे है। तो अभी ये एलोपैथी की दृष्टि से निदान निश्चित हो गया कि पैंक्रियाटिक हेड का कैंसर विथ लिवर मेटास्टेसिस इस प्रकार का है। कामला जो थी वो रुद्धपत कामला इस प्रकार के लक्षण थे। तो इस अवस्था में रुद्धपत कामला है, कफ का अवरोध है, और ऐसा करके हम रुद्धपत कामला की चिकित्सा चाहे आवर्गवर्धिनी वगैरह इस प्रकार के दे दे तो फायदा होगा ही, ऐसा नहीं। कदाचित हो सकता है, कदाचित नहीं हो सकता है, क्योंकि कैंसर की संप्राप्ति अलग है। यहाँ मूल रूप कैंसर है और कामला उसका एक उपद्रव इस प्रकार का है। अब जब तक मूल रोग की चिकित्सा नहीं करेंगे तब तक कामला मिटने का चांस नहीं है। इसमें भी अभी एलोपैथी में बिलियरी बाईपास करते हैं। तो जो बाइल अटक रहा है उसको एक अलग मार्ग निकाल के देते हैं ताकि वो फिर से आंत्र में आने लगे और कामला उससे कम हो जाती है। तो ये मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम है, या उसमें स्टेंट डालते हैं। फिर मेटेलिक स्टेंट डालना ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ये ज्यादातर किया जाता है गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। यहाँ तो पैंक्रियाज में कैंसर था, लिवर में मेटास्टेसिस इस प्रकार का था। अगर मैं ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करता या फिर मुझे दूसरे किसी सहायता से ये कैंसर हो सकता है, ये आशंका नहीं हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम सिर्फ केवल ये रुद्धपत कामला है इस प्रकार से चिकित्सा करते रहेंगे और उससे सफलता नहीं मिली तो बाद में कोई एलोपैथी वाला डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करवा लेगा और फिर बताएगा अरे मूर्ख है, तो मालूम ही नहीं था कि ये कामला नहीं है, ये तो कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर है इस प्रकार से। तो हमारे लिए अभी ये बड़ी जिम्मेदारी बन गई है कि केवल
हमें आयुर्वेद की दृष्टि से डायग्नोसिस करना ये तो हमारा कर्तव्य है और उसी के आधार पर चिकित्सा होती रहेगी, ये तो है ही। लेकिन एलोपैथी में इसका निदान क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ये भी देखना जरूरी है। और उसके मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन हम सही समझे या फिर जो नॉन इन्वेजिव इस प्रकार के हो, वो तो कम से कम करने हैं। इस अवस्था में मैं नहीं बताता कि पैंक्रियाटिक हेड कैंसर को निश्चित करने के लिए बायोप्सी करे या लिवर बायोप्सी करे वगैरह वगैरह, ये तो बराबर नहीं है। लेकिन कम से कम सोनोग्राफी, और फिर ये निकला है तो सीटी स्कैन, और फिर अल्फा फेटोप्रोटीन या CA 19.9 वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो इन्वेस्टिगेशंस है, हाँ, वो अगर हम करवा लेते हैं तो हम लोगों को बता सकते हैं कि ये देखो आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा ऐसा है। आप एलोपैथी में जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं सोच लो। इसमें ज्यादा से ज्यादा भाई बिलियरी बाईपास कर सकते हैं, केमोथेरेपी वगैरह का देने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि 83 इतना एज था, 83, तो ये काफी मुश्किल था उस प्रकार के केमोथेरेपी देने का। और बायोप्सी करवाने में भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस अवस्था में लोग बायोप्सी करवाते हैं एलोपैथी डॉक्टर्स, और सिर्फ सिद्ध करते हैं हाँ ठीक है पैंक्रियाटिक कैंसर है। जब ये पता चला है कि CA 19.9 के जरिए पैंक्रियाटिक हेड का कैंसर है, तो ये करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। लेकिन अभी वैद्यों पर ये दुगनी जवाबदारी आ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी बढ़ गई है कि आयुर्वेद की दृष्टि से क्या करना है तो उन्हीं को सोचना है, आयुर्वेदीय निदान क्या होगा ये तो उन्हीं को सोचना है। चाहे अब इसमें पता चला कि ये कैंसर है, तो कैंसर की आयुर्वेदीय संप्राप्ति क्या है, उसके पूर्व रूप रूप वगैरह कैसे है, इसके बारे में सोचना ये एक अलग बात हुई, या दोष दूष्य क्या है, अग्नि कैसा है, ये सब सोच लेना। हाँ, इसमें एक ऐसा भी था कि शायद ब्रेन में मेटास्टेसिस था, हमने पूरा पेट स्कैन तो नहीं करवाया, सिटी एब्डोमेन करवाया, तो बहुत बड़बड़ करते थे, कुछ आभास उनको होते रहते थे वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो ये भी शायद पॉसिबिलिटी की ब्रेन में भी मेटास्टेसिस था। लेकिन हुआ ऐसे कि मैंने कहा था कि आप अगर किसी दूसरे अस्पताल को लेके जाना चाहते तो लेके जाइए, हमारे हिसाब में भी केस अच्छी नहीं है, तो बचने के चांसेस बहुत ही कम है, तो अगर यहीं पे ट्रीटमेंट करनी है तो यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो बोले कि नहीं ठीक है यहीं पे रहने दो, हम नहीं लेके जाएंगे कहीं से। उनकी 2 दिन में ही मौत हो गई उसके बाद। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के अगर मरीज इन्वेस्टिगेशंस के जरिए हमारे सामने आते हैं तो एक बड़ी अहम चीज हो जाती है, और इसीलिए एलोपैथी राज करती है कि जो बातें क्लिनिकल डायग्नोसिस में समझ में नहीं आ रही, क्लिनिकल डायग्नोसिस में हमारे लिए रुद्रपथकामला ही है। और पहले जमाने में जो रुद्रपथकामला होती थी, कफ का अवरोध होता था, और उसको निकाल दिया, वो अवरोध दूर कर दिया तो बात खत्म हो जाती। सिर्फ ऐसा है कि उम्र इतना है वगैरह वगैरह, ये अलग बात रहेगी, लेकिन इसी प्रकार की स्थिति अगर 40-50 उम्र की किसी व्यक्ति में होती तो शायद रुद्रपथकामला का निदान करके उसके अनुसार कर लेते। लेकिन अभी ये स्थिति नहीं रही, अभी हमें केवल रुद्रपथकामला ही है या कुछ और है, ये देखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अब ये शायद हम समझ लेते हैं कि रुद्रपथकामला नहीं है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस इस प्रकार की है, कुछ HbA/Ag वगैरह पॉजिटिव है नहीं है। तो ये पॉजिटिव है नहीं है, ये होने के बावजूद भी ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। अभी दूसरे केस में हेपेटाइटिस बी सी दोनों नेगेटिव है, फिर मैंने कहा कि एक बार ANA टेस्ट करवा लो, तो ANA पॉजिटिव आ गई। उसकी पहली हिस्ट्री जो है गर्भाशय का कैंसर था,
एलोपैथी वाले डॉक्टर सोच रहे थे कि मेटास्टेसिस होगा, लेकिन मेटास्टेसिस में लिवर में सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं आया है। तो इस प्रकार की अवस्था में तुम्हें कर सकता है, इस प्रकार की अवस्था में एलोपैथी के हिसाब से क्या डायग्नोसिस हो सकता है, ये भी समझ लेना है कि ये मेटास्टेसिस हुआ है गर्भाशय कैंसर का, उसकी भी उम्र ऐसी है, 80 उम्र है। और डॉक्टर ने कहा था कि पहले हम ये करेंगे, केमोथेरेपी करेंगे। मैंने उनसे कहा कि पहले एक काम करो, अगर कोई सर्जन तैयार है, कहीं दूसरी जगह स्प्रेड नहीं है, वहां तो पेट स्कैन हो गया था, तो पहले हिस्टेक्टोमी करवाइए और फिर वहां पे अगर कुछ दिखाई देता है लिम्फ नोड्स में वगैरह, तो उसके बारे में सोचेंगे। संयोग से कुछ भी नहीं था, सिर्फ गर्भाशय पर ही सीमित था। लेकिन फिर भी किस लिम्फ नोड में की थी, लिम्फ नोड में अगर चला गया हो तो उसके बारे में पता नहीं चलता, ये तो है सही। फिर ये कामला क्यों हो गई, ये एक आम मुद्दा रहता है। और इस प्रकार के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इतने बढ़ रहे हैं अभी कि उसके बारे में कैसे करेंगे, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। मैंने हाल ही में इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस पर व्याख्यान दिया था मेरे ख्याल में पतंजलि के यहाँ हरिद्वार में दिया था। तो मेरे पास कुछ मरीज इस प्रकार के इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये इस प्रकार के हैं। अभी ऐसा ही एक केस था कि बहुत बुखार रहता था और टाइफाइड की टेस्ट पॉजिटिव थी विदाउट, एएनए करवाई, तो एएनए में पता चला कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये फॉल्स पॉजिटिव हो सकती है, विडाल टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव हो सकती है। तो ये भी एक अहम चीज है कि उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, ये बताकर चलेगा नहीं, लोग मानते नहीं है। कि लोग समझते हैं कि एलोपैथी का जो डायग्नोसिस है वही फाइनल डायग्नोसिस है, तुम्हारा डायग्नोसिस क्या है उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारे जो डायग्नोसिस है उसके अनुसार तुमने चिकित्सा दे दी और उसको सफलता मिल गई, तो वो धन्य समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। हिस्टेक्टोमी के बाद अभी ये मेरे ख्याल में 3 महीने हो गए कामला जो हुई। और दूध ले रही थी, 2 2 लीटर दूध ले रही थी, और बाकी अच्छी थी मरीज इस प्रकार से। तो अभी वहां के डॉक्टर ने, मैंने कहा कि इंदौर की केस है कि ये कामला तो दिख रही है, कामला बढ़ रही है इस प्रकार से है, तो किसी लोकल डॉक्टर से एक बार जांच करवा लो। जैसे ही लोकल डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने शुरू किया आयुर्वेद के जरिए हेपेटाइटिस हो गया इस प्रकार का, और उनको गुमराह करने की कोशिश की। तो ये भी अजीब माहौल है कि उनके हिसाब में क्या है ये डायग्नोसिस करने की कोशिश भी नहीं करते। उनका सबसे पहला मुद्दा था कि ये शायद मेटास्टेसिस होगा, लेकिन सोनोग्राफी में कुछ आया नहीं है। और फिर आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो बस आयुर्वेद आयुर्वेद की दवाइयों से कामला हो गई, ऐसा बताना शुरू कर दिया। तो ये भी बड़ी अजीब स्थिति है। और जब भी कोई मौका मिलता है तो एलोपैथी में इस प्रकार का ही चित्र होता रहता है कि आयुर्वेद को किसी न किसी के तरीके से कोसना है और लोगों को गुमराह कर देना है इस प्रकार से। तो ये सिलसिला अभी ऐसा ही चलेगा। तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में सजग रहना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं होते, वो सिर्फ
एक अपप्रचार करने के लिए ये अच्छा मुद्दा इस प्रकार के उठाते रहते हैं। उसमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता, लेकिन लोगों को बताने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए अच्छा इस प्रकार का। तो व्याधेः अशेष अशेषेण स्वरूपेण स्वरूपमेव न विवक्षिते। अगर रूप ही नहीं बताए गए तो स्वरूप ही मालूम नहीं पड़ता। ये सबसे अहम चीज है। अभी हाई शुगर लेवल है इसलिए डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई है तो इसलिए हाइपरटेंशन है। ये कितने लोग हैं, जबकि हम देखने के लिए जाते हैं, इंश्योरेंस के लिए इन्वेस्टिगेशंस की जाती है और उसमें हाँ, लेकिन इस उम्र में रेडिएशन करना हाँ बराबर नहीं है। 80 साल की उम्र में हिस्टेरेक्टमी के बाद रेडिएशन करना बराबर नहीं है, और उससे जो दुष्परिणाम होंगे उसको कैसे निपटाएंगे। तो इसके बारे में हिताहित का विचार ही नहीं है एलोपैथी। जो भी स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है वो देना है, मरीज का क्या हाल होता है उसके बारे में कोई सोचना ही नहीं है। ये सबसे अहम चीज है। तो जबकि किसी भी लिम्फ नोड्स में कुछ भी नहीं था तो ये देने की कोई आवश्यकता इस प्रकार की नहीं थी। मैंने एक दूसरा अनुभव बहुत पुराने सालों में दिया है कि 92 एज था, ब्रेस्ट कैंसर था। और फिर मैंने कहा कुछ मत करो, लोकल ट्रीटमेंट देते रहेंगे और अभ्यंतर चिकित्सा जो है वो करते रहेंगे। वैसे उसको तकलीफ कुछ नहीं थी, और ये डायग्नोसिस क्लिनिकली किया था। हाँ, हार्ड लंप था, बड़ा था बहुत इस प्रकार से, और इमूवेबल इस प्रकार का था। हाँ, दवाई दे दी और उसको पहली बार मैंने नीलगिरी का बीज लेप लगाने के लिए दे दिया, और उससे काफी इम्प्रूवमेंट हो गई। वो गांठ बहुत ही कम हो गई, जो बहुत बड़ी थी वो बहुत ही कम हो गई, कुछ मिलीमीटर्स में आ गई। वैसे पेशेंट ठीक थी, कोई प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं था। कुछ दिनों के बाद महीनों के बाद शायद, हाँ, उसको कामला हुई इसी प्रकार से, और वो सीधी कोमा में चली गई। तो फिर उसको एडमिट किया संजीवन में, पूना में। उसमें हिस्ट्री में लिखा था कि ब्रेस्ट कैंसर इस प्रकार से। तो धनंजय केड़कर ने केस देखी, हाँ, तो उसने कहा कि रिपोर्ट्स कहाँ है, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। तो ऐसा कैसे मान सकते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस को। तो नीलगिरी का बीज मिलता है। मैंने उसके बाद में उसका प्रयोग नहीं किया, मैं भूल गया अभी इस बीच में। अभी फिर से उसका, हाँ, बीज बीज तो उसको बीज को घीस कर लगाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर में उपयोग हो सकता है, ऐसा है। उस केस में तो अच्छा हुआ था इस प्रकार से। फिर पेशेंट आईसीयू में थी, कोमा में थी, धनंजय केड़कर ने खुद जाकर देखा, अपने हाथ से ही देखा, बाकी कुछ नहीं किया। और फिर उसने बता दिया हाँ ये कैंसर ही है इस प्रकार से। तो फिर सोचने लगे तो ये कैंसर है तो ये डेफिनेटली हेपेटिक मेटास्टेसिस होगा। सोनोग्राफी में कुछ नहीं आया, स्कैन में भी कुछ नहीं आया, और फिर पता ही नहीं चला कि कामला क्यों हुई। बाकी ये इन्फेक्शंस भी नहीं थे, और फिर उसी में डेथ हो गई, 4-5 दिन के बाद डेथ हो गई। तो ये केस ऐसी ही रहेगी। लेकिन मैंने जब जांच की थी क्लिनिकली और मैंने निर्धारित किया था कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, मुझ में और धनंजय केड़कर में काफी अंतर है। धनंजय केड़कर जाने माने ऑन्को सर्जन है, तो उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता कि हाँ ये कैंसर ही है इस प्रकार से। मेरे बात को कौन विश्वास करे। तो ये काफी पुराना हादसा है। और फिर वो बताने लगे कि नहीं ये जरूर मेटास्टेसिस होगा, मेटास्टेसिस का भी पता नहीं चला, और वैसे ही कोमा में ही उनकी डेथ हो गई, और कुछ नहीं कर पाए आगे। लेकिन 92 से ज्यादा उम्र थी,
तो ज्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं. टोप्या झाडाखाली पडतात त्या का वही होगा शायद. ये हाँ, जरा देखो नेट पे सर्च करो. उसमें ऐसे छिद्र ऐसे जैसे रहते हैं और उसको घिस कर लेप करते हैं इस प्रकार से. तो कहने का मतलब ये है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस और पैथोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस इसमें काफी अंतर हो सकता है. और जिन मरीजों को ये कह रहे हैं कि इनका हाइपरटेंशन है, इनका ब्लड प्रेशर है, इनका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, सिम्टम्स कुछ भी नहीं, तो ऐसे मरीजों के बारे में हम क्या करेंगे? हमारे हिसाब में रूप ही नहीं है बताया गया, कोई लक्षण नहीं है. तो लक्षण नहीं है तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे? एलोपैथी में तो इनको डिसीज माना जाता है और उनको ट्रीटमेंट शुरू कर देती है. अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन की, शुगर है तो शुगर की, वगैरह वगैरह इस प्रकार से. हेपेटाइटिस बी के लिए कुछ ट्रीटमेंट नहीं है उनके पास, अभी कुछ एंटीवायरल देने लगे हैं. HIV के लिए भी एंटीवायरल देने लगे हैं इस प्रकार से. लेकिन पहले जमाने में तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट इस प्रकार की नहीं होती थी. और सिर्फ देखते रहना, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो पॉसिबिलिटी है कि वो कैंसर में कन्वर्ट होगा या फिर पूरे आगे कामला या उदर इस प्रकार का होगा, और बाद में पता चलता है कि ये हेपेटाइटिस बी की वजह से हुआ है. तो हेपेटाइटिस बी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. यहाँ ठीक है, रहने दो इस प्रकार से. एक तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाकर उसको नष्ट करना है, ये एक चीज उसमें आवश्यक इस प्रकार की रहेगी. हेपेटाइटिस बी अगर पॉजिटिव इस प्रकार की है तो मेरे ख्याल में इस प्रकार का डायग्नोसिस लेके जब हमारे पास मरीज आते हैं कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, लेकिन एड्स के लक्षण कुछ भी नहीं है, शुगर लेवल हाई है लेकिन डायबिटीज के लक्षण नहीं है, हाइपरटेंशन है लक्षण कुछ नहीं है, तो उनके बारे में हम कैसे करेंगे? तो दो तीन तरीके होते हैं. एक व्यभिचारी हेतु नाम के हमारे यहाँ वर्णित है. पूरी लाइफस्टाइल की हिस्ट्री ले लो और जिसमें जो स्वास्थ्य के हेतु नहीं है बल्कि दोष के या रोग के हेतु है, ऐसी जो है लिस्ट वो निकालो. ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे, ये उठना जरूरी है, ब्राह्म मुहूर्त पे उठ नहीं रहा है, ये भी हमारे हिसाब में एक हेतु इस प्रकार का हो गया. दही खा रहा है, अचार खा रहा है, बहुत तली हुई चीजें खा रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसे जो भी हमारे सामने आएंगे हाँ, हेतु, उन सभी हेतुओं को टालने के लिए कहेंगे संक्षेपतः क्रियायोग निदान परिवर्तन. इसमें ये भी हेपेटाइटिस बी के बारे में, HIV के बारे में ये भी देखना पड़ता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है. तो अगर पत्नी को है तो पति को है क्या, पति को है तो पत्नी को हो गया है क्या, ये भी देखना पड़ेगा. पत्नी को है तो फिर बच्चों में आया है क्या, ये भी देखना पड़ेगा इस प्रकार से. और अगर है और सिम्टम्स नहीं है तो उनको भी ट्रीट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कह सकते कि अगर सब सिम्टम्स व्यक्त होंगे तो देखेंगे, सिम्टम्स व्यक्त होने के बाद प्रायः असाध्य अवस्था हो जाती है और फिर बचने के चांसेस नहीं रहते इस प्रकार की अवस्था. तो ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर जब होता है तो व्यभिचारी हेतु ढूंढो. व्याधिकरण असमर्थ इस प्रकार का है लेकिन हेतु है इस प्रकार का, तो उसको टालो. हेतु विपरीत चिकित्सा अगर पॉसिबल है तो दे. अगर विधि विरहित दही सेवन हो रहा है तो नाम वगैरह इस प्रकार के बारे में कुछ सोच सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं. दूसरी चीज, दोषों के आधार पर निदान करने की कोशिश करो कि दोषों के कुछ लक्षण है क्या, वगैरह वगैरह इस प्रकार से. तो उस दोष के लिए जो पर्याप्त चिकित्सा रहेगी इसके बारे में सोचो. अगर कारणों के आधार पर कुछ स्रोतस की दृष्टि अचिंता ये हेतु है इस प्रकार में,
नहीं, ये कुछ बड़ा होता है तो बीज नहीं कहेंगे, इसका कुछ अंग होगा। और करीबन ये 2-3 सेंटीमीटर वगैरह इतना बड़ा होता है, फनेल जैसा होता है थोड़ा सा। तो उसका क्या अंग है देखेंगे। हाँ, तो नीलगिरी का बीज नहीं है, तो बीज निकल जाता है, वो इन्फ्लोरेसेंस जो रहता है वो शायद होगा। हाँ, तो थोड़ा और ढूंढो। एक बार योगिनी पाटिल से बात करते हैं, कैसी योगिनी पाटिल के पहचान में थी। और उसी ने जिक्र किया था ये नीलगिरी बीच का इस प्रकार का। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मैं भी काफी दिनों से भूल गया हूँ, और ब्रेस्ट कैंसर से बहुत पेशेंट्स है, तो ये आरंभ कर सकते हैं। अभी मैं वच्छा कांचना पहले बता रहा हूँ, लेकिन ये भी उसमें जोड़ देंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार करने का। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दोष या दूष्य के आधार पर जो कारण है, उसके आधार पर अगर हम कुछ बात समझ पाते हैं कि यहाँ चिंतानाम जाति चिंताना वस्तु दृष्टि है, तो रसपाचक तो कम से कम दे देंगे, वसंत कुसुमार का प्रकार का प्रयोग करेंगे वगैरह। दूसरी एक चीज होती है दातार गुरु जी के अनुसार परीक्षण करना। यकृत लिहा और ये जो वृक्क, वो जो कहते हैं, उनका परीक्षण किस प्रकार का है, और उसके आधार पर कुछ दवाइयां दे सकते हैं, फलत इत्यादि हो, वृक्ष आदि हो, हरड़ हो, जो भी हो इस प्रकार से। तो ये एक अलग अलग चीज होती है। और तीसरा, कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो रोग जो होता है वो दोष और दुष्टों के जरिए होता है, तो पंचकर्म करवा लेना। ये सबसे आम है कि दोष की चिकित्सा पंचकर्म के द्वारा अच्छी हो जाती है। और फिर रसायन चिकित्सा देते रहना, वो रसायन में कौन सा रसायन प्रयोग करना है उसके बारे में सोच सकते हैं। हाँ, तो ये फिर कारणों के आधार पर, बाकी परिस्थिति के आधार पर, चाहे वर्धमान बिल्ली देनी है, च्यवनप्राश देना है या और कुछ देना है, इसके बारे में सोच सकते हैं। तो इतना सब होने के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि ये मिट जाए, जो इन्फेक्शन है इस प्रकार वो मिट जाए। मैंने एक अजीब केस बेंगलोर में ट्रीट की थी, असाइटिस था। और इनके हिसाब से किडनी फेलियर था, HCV पॉजिटिव था। तो मैंने दवाइयां शुरू की, और विरेचन वगैरह इस प्रकार के देते रहे। वो मूत्र विरेचन, कांचनार गुड़ व चाले, कांचनार गुड़ और वचा इस प्रकार का। तो वो उधर कम होता गया, बाकी लक्षण भी कम हुए। हाँ, और फिर हमने फिर से HCV, तो निगेटिव आई। तो डॉक्टर ने बताया कि मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा। हाँ, तो मैंने कहा क्यों, रिपोर्ट क्यों नहीं देना, तुमने तुमने ही रिपोर्ट किया है, तो तुम्हें रिपोर्ट देना चाहिए इस प्रकार का। तो बोला ऐसा होता ही नहीं है, हेपेटाइटिस सी निगेटिव हो गया ऐसा मैंने देखा ही नहीं है, आप कभी एलोपैथी में इस प्रकार का जिक्र ही नहीं है। तो मैंने कहा आपत्ति क्या है आपको, लेकिन डिक्लेयर करने में हो सकता है, तो आपने ही किया है तो करना चाहिए, देना चाहिए इसका। तो उसका कहना था कि उसका डायलिसिस हेपेटाइटिस सी वाला एक अलग मशीन था, वहां 3 मशीन थे, एक सामान्य रूप से मशीन, एक हेपेटाइटिस बी के लिए और एक हेपेटाइटिस सी के लिए। तो उसका डायलिसिस सिर्फ हेपेटाइटिस सी वाले मशीन पर चल रहा। अब उसको, इस मरीज को सामान्य मशीन पर शिफ्ट करना चाहिए, इस आदमी को। क्योंकि अगर वहीं पे वो करता रहेगा तो उसको फिर से हेपेटाइटिस सी बस हो जाएगा। और अगर सामान्य पर कर दिया और उसको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, गलती हुई है देखने में इस प्रकार से, तो बाकी लोगों को वो इन्फेक्ट करेगा। तो मैंने कहा तुम्हारा, तुम्हारे टेस्ट पे अगर अगर विश्वास है तो उसको शिफ्ट कर दो सामान्य लोगों के ऊपर। मालूम नहीं उसने शिफ्ट किया नहीं किया इस प्रकार से।
लेकिन ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि होता ही नहीं है। मैंने कहा तुमने ही की है, तो तुम कैसे बता सकते हो कि होता ही नहीं है? तुमने खुद देखा है अपने आंखों से रिजल्ट। टणटणी घाणेरीचा फल खाऊन स्तनातील व अन्य गाठी जातात असे ग्रामीण भागात काही लोकांचा अनुभव आहे. घाणेरीचा फल खाऊन ये तो थोड़े अच्छे लगते हैं, मधुर और अम्ल इस प्रकार के लगते हैं और मिलते हैं आसानी से। ये लेकिन भीतर चिकित्सा अंदर लेना है। अच्छी बात है। तो तुमने कभी प्रयोग किया है क्या? बेटर ऑप्शन की करके देखेंगे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य आता है कि इस प्रकार में अगर हाँ, पंचकर्म और रसायन करवाते हैं तो सभी रोगों की चिकित्सा हो सकती है। तो इस प्रकार के जो भी रोग है जिनमें कोई भी रूप नहीं है, सिम्टम्स कुछ भी नहीं है। अभी ये कोविड-19 की सिचुएशन में भी इसी प्रकार का माहौल था। 81% केसेस में कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ ये कोविड-19 पॉजिटिव दिखाई दिया, तो फिर उसको लेबल कर दिया है कि ये मरीज है इस प्रकार से। ये समझ सकते हैं कि उसको आइसोलेट किया ताकि उससे इंस्पेक्शन फैल न जाए, और इसलिए इसको काउंट करना चाहिए। लेकिन इस काउंटिंग में भी स्तर होने चाहिए, पॉजिटिव विथ नो सिम्टम्स, पॉजिटिव विथ माइल्ड सिम्टम्स एंड पॉजिटिव विथ सीवियर सिम्टम्स। जो सीवियर सिम्टम्स है उन्हीं को गिनना है, बाकी को गिनना नहीं है। सिर्फ गिनती हो जाएगी, लेकिन बस मन में रखना है कि हाँ 81% में सिम्टम्स कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। लेकिन ये स्ट्रेटेजी भी ऐसी है कि ये काउंट बढ़ाते ही जाना है, काउंट कम करने का कोई सवाल ही नहीं है। जो ठीक हुए हैं उनके बारे में वो उनको कम कर देना है उनका नंबर, ये कोई नहीं है इस प्रकार से। तो इस प्रकार की सिचुएशन में मरीज डिप्रेशन में चले जाता है कि कोविड पॉजिटिव है, ये सुनने पर ही डिप्रेशन में चले जाता है। और फिर घर में रहने की सुविधा नहीं है, आइसोलेशन नहीं हो सकता, तो कंपलसरी वहां किसी सेंटर में जाकर एडमिट होना पड़ेगा। और फिर वहां का माहौल ये एक और अजब चिंता का विषय इस प्रकार का। तो इस प्रकार के एपिडेमिक में आगे चलकर क्या सोचना है इसके बारे में ये जो अभी अनुभव मिले हैं उसके आधार पर कुछ रणनीति तय होनी चाहिए। और वो हमारे बनने कहने पर वो कुछ नहीं बनेगी, वो एलोपैथी आईसीएमआर के द्वारा ही बनेगी। हमारा कोई सुझाव वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस प्रकार से। और इसमें फार्मेसी का भी बहुत बहुत बड़ा रोल है। वैक्सीनेशन के बारे में प्रचार प्रसार करना है, और वही एक तरीका है जिससे पैसे कमा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए, और लोग भी उसके लिए तैयार है। तो ये सब अजीब चीजें हैं कि रूप कुछ भी नहीं है, और केवल पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है। कोविड-19 पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, एचआईवी पॉजिटिव है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से बात। और वही सिलसिला पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस या दूसरे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह वगैरह में होता रहता है कि ऐसे ऐसी चीज है। तो मैं मानता हूँ कि उसके साथ में सिम्टम्स है तो आसान है हमारे लिए, और हमारा कुछ निदान बन सकता है। अगर सिम्टम्स कुछ भी नहीं है तो कैसे करेंगे, उसका निदान क्या करेंगे और उसको चिकित्सा क्या करेंगे? बाइल स्टोन्स ये भी ऐसी ही समस्या है कि एक आध बार कभी ऐसा होता है कि पेन हुआ और इसलिए सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि गॉल स्टोन्स बहुत है और वेरिएबल साइजेस है, और ये बता देते हैं कि नहीं ये तो गॉल ब्लैडर निकाल दो, बस यही ट्रीटमेंट है। इस प्रकार के कारणों का तो कुछ ढूंढना ये सवाल ही नहीं है।
और बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ भी सिम्टम नहीं होते, दूसरी किसी चीज के लिए सोनोग्राफी की गई, उसमें पता चल गया कि गॉलस्टोन्स है। अभी गॉलस्टोन्स है तो ठीक है, उसको निकाल देना है। यही रीति एलोपैथी में अपनाई जाती है। तो ये अजीब अजीब चक्कर है। तो मैं बताते रहता हूँ, तुम्हें अगर सिम्टम्स नहीं है और अगर है भी और मेडिसिन से मैनेज हो रहे हैं तो कुछ मत करो। अगर बड़े हैं पत्थर, 6-7 मिलीमीटर से ऊपर है, तो वो फूटने के चांसेस रहते हैं और उसका स्लज हो जाना भी पॉसिबल है और वो निकल जा सकता है। लेकिन 4-5 मिलीमीटर के गॉलस्टोन फूटते भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता उनके बाद, और वो ऑब्स्ट्रक्शन भी जनरली नहीं करेंगे। ये एक खासियत रहेगी उसमें। अब सिर्फ ये बताते रहते हैं कि कोलेसिस्टाइटिस होने का खतरा है, और फिर क्या करेंगे। और दूसरी चीज, अगर गर्भिणी अवस्था है तो उस गर्भिणी अवस्था में ये गॉलस्टोन्स पॉजिटिव इस प्रकार के हैं तो कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। या गर्भिणी होने के चांसेस है तो भी पहले ही गॉल ब्लैडर निकाल दो, ताकि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये जो मैकेनिकल फिक्सिंग का प्रॉब्लम है एलोपैथी में अभी, हाँ, वो डॉक्टर्स के मन में बस गया है, तो उससे पैसा कमा सकते हैं और लोगों को भी घबरा सकते हैं। देखो ऐसा है तो ये नहीं, बेटर है ऑपरेट करवा लेना, ये आयुर्वेद के जिम्मेल में मत जाओ वगैरह इस प्रकार। एका रुग्णाचे सांगितले होते, त्याने स्वस्थ प्रोस्टेटसाठी घेतला होता, त्याला फायदा झाला होता। त्याच्या माहितीतील एक स्त्री रुग्णालाही स्तनग्रंथीमध्ये फायदा झाल्याचे सांगितले होते। दक्षिण भारतात हे वापरात आहे असे मग एकदा व्हॉट्सअप वरील वाचले होते, वरही वाचले होते। तो ठीक है, ये बीज इकट्ठा करेंगे। अभी मालूम नहीं ये ताजा खाना है या शुष्क भी खा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये आसानी से मिलता है, वास्तव में बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये पाना इस प्रकार से। और सभी लोग इसी प्रकार से अपने अपने अनुभव शेयर करें। मैं तो अपने अनुभव शेयर करता रहता हूँ, पुलिटर जी के, पंचेरी जी के भी अनुभव शेयर करता रहता हूँ। लेकिन सभी लोग जिनको कुछ पता है, जिनको कुछ अनुभव है, वो भी इस प्रकार से अनुभव शेयर करते रहेंगे तो ज्ञान बटाने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए इस प्रकार से। तो व्याधे अशेषेण स्वरूपमेव न ज्ञायते, स्वरूपमेव न व्यवच्छिद्यते। तो ये सबसे अहम चीज है कि अगर रूप नहीं है, लक्षण ही नहीं है, तो उसको रोग कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये सबसे अहम मुद्दा है। एलोपैथी ने तो उसको रोग में डाल दिया। हमारे हिसाब में वो उसको रोग में गिने या आगे उभर आने वाला इस प्रकार का रोग हो सकता है, इस प्रकार से सोचकर वो निगेटिव कैसे हो, इसके बारे में प्रयास करें। तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरा रास्ता ज्यादा बेहतर है कि हम उसकी गंभीरता को समझे। हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव है और जब तक वो निगेटिव नहीं होगा तब तक हमें इसके बारे में सोचना है कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर उसका कैंसर बन सकता है, तो उसको कुछ ना कुछ चिकित्सा देना जरूरी इस प्रकार का है। इसमें आफत ये है कि कितने दिनों में, महीनों में, बरसों में ये निगेटिव होगा ये नहीं बता सकते। तो जब तक निगेटिव नहीं होता तब तक इन्वेस्टिगेशंस करते रहना, उसमें करीबन 3-4 बरस भी लग सकते हैं, कदाचित 6-8 महीने में भी हो जाए। एक इसी प्रकार का एक HCV का पेशेंट लंदन में था, उसका 6 महीने में ठीक हो गया इस प्रकार से। एक पित्ताशमरी के रोगी को तालीम खाना बीज का पानी या क्षार दिया, अच्छा परिणाम।
ये मिलता है क्या तालीम खाना बीच का पानी एक क्षार? वैसे कल्याण का क्षार में प्रयोग करता हूँ और भूनिम्बादी चूर्ण इस्तेमाल करता हूँ, तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अम्लपित्त निदान करके चिकित्सा देंगे तो भी काम होता है, ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक्यूट अवस्था में ताम्र भस्म बहुत अच्छा काम करता है। जबकि पेट में बहुत दर्द हो रहा हो, उल्टी हो रही हो, उस अवस्था में सूक्ष्म ताम्र अगर मूली के रस के साथ या शहद के साथ इस प्रकार से देते हैं, सिर्फ अकेले नहीं देते, उसके साथ में ये बुरिम्बादी चूर्ण वगैरह भी देते हैं या धातु लोह भी देते हैं कभी कभी। तो मैंने इसके काफी एक्यूट केसेस हैंडल किए हैं और वो सभी अच्छी तरीके से हैंडल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोलेसिस्टाइटिस का पेशेंट एलोपैथी में भेजना पड़ा, इस प्रकार की अवस्था ज्यादातर नहीं आई है इस प्रकार से। एक ही मेरे ख्याल में मरीज था जिसको ताराचंद में एडमिट किया था इस प्रकार से, लेकिन बाकी सभी इसी से ठीक हो गए। जी, बीज को जलाकर भस्म बनाकर पानी में डाला, फिर धार कर पिलाया। ओके। ब्लड ट्रान्सफ्युजन में हेपॅटायटिस बी पॉझिटिव्ह झालेल्या रुग्णाचा कसा विचार करावा? अभी ये ऐसा ही सोचना है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हुआ है या सेक्सुअल इंटरकोर्स से हुआ है, उसका कोई मतलब ज्यादा रहता नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव ऐसा ही समझकर करना है, वो नेगेटिव होने के लिए। जैसे मैंने बताया कि हेपेटाइटिस बी के बारे में थोड़ा ये फिलैंथस थ्योरी या बुम्यामलकी ये प्रयोग हो सकता है, जिसके बारे में बहस इन विट्रो स्टडी हुआ है। माझ्या एका गॉल्स पेशंट गॉलस्टोन सारखे आला होता, त्याला सूचक कार्यक्रम दिली, 2 महिने औषध दिली, सोनोग्राफी केली नव्हती, मग त्रास नाही म्हणून भेटायला आला नाही, 6 महिन्यांनी ऍसिडिटी झाली म्हणून त्याच डॉक्टरकडे सोनोग्राफी स्टोन्स नव्हते, आयुर्वेदिक औषध ऍसिडिटी झाली असं डॉक्टरांनी सांगितलं। बदनामी करतात असं पेशंटने स्वतः सांगितले। ये अच्छा खासा है। अभी क्या है, आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं ऐसा आपने डिक्लेयर किया, तो जो भी आपकी बीमारी है वो आयुर्वेदिक दवा से हो गई है ऐसा बताते रहते। इफ द पित्ताशमरी इज बिग, कैन इट गेट इम्पैक्टेड ड्यूरिंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट? हाउ टू मैनेज दिस? ये हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। तो एक्यूट पेन होगा और ये ताम्रभस्म वगैरह इस प्रकार का प्रयोग करके ज्यादातर होता है ये ठीक। अगर मैं नहीं बताता कि सर्जरी करने की जरूरत नहीं ही पड़ेगी, इस प्रकार से हो सकता है सर्जरी की भी जरूरत पड़े उचित इस प्रकार से, लेकिन उसमें भी गॉल ब्लैडर निकाल देना ये ठीक नहीं है। लिथोट्रिप्सी वगैरह जैसा टेक्निक करके स्टोन्स को निकालना यही ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है, लेकिन ये तो मानते नहीं है, ये तो सब करते हैं कि नहीं नहीं ये निकाल ही देना चाहिए। तो अभी सभी जगह यही माहौल है कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से आयुर्वेद को बदनाम कैसे कर सकेंगे, ये चल रहा है जिक्र, सभी जगह जिक्र चल रहा है, तो उससे थोड़ा हमें सावध इस प्रकार का रहना चाहिए। और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमारी वैद्यों की संख्या ही बढ़नी चाहिए, अच्छे वैद्यों की। तो ये अपने आप मरीज उनके पास जाना छोड़ देंगे और हमारे पास आएंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत इस प्रकार से नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, यहीं पे आज रुकते हैं, कल फिर सिलसिला आगे रहेगा, चालू रहेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः, श्वः पुनरपि विदुषामः।